हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं आप लोगों के साथ देखूंगा एक वीडियो वर्ल्ड अफेयर के प्रशांत धवन जी की। उन्होंने एक वीडियो बनाई है इस चीज़ पे कि क्यों हम एक जो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अपनी डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी में, वो ये है कि हम रिसर्च और डेवलपमेंट पे इनफ पैसे नहीं खर्च कर रहे। और ये मुझे पर्सनली, जिसे कहते हैं ना कि आपकी प्रॉब्लम क्या है तो मेरी प्रॉब्लम ये है। मैं जब जब भी ये सोचता हूँ यार कि हमारी कंट्री इस चीज़ में काम क्यों नहीं कर रही, इस चीज़ में काम क्यों नहीं कर रही, तो शायद पहले नंबर पे उसमें आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कब बेटर होगा, क्लीनलीनेस कब बेटर होगी हमारी कंट्री की। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि रिसर्च और डेवलपमेंट पे क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रही है हमारी गवर्नमेंट। हमारे लोग उठ उठ के इंडिया से बाहर चले जाते हैं, ऐसे लोग जिनको कि शायद पैसे की इतनी चाह नहीं होगी, लेकिन साइंटिस्ट टाइप का दिमाग है और उनको कुछ अचीव करना है लाइफ में। उनका मन है कि यार मैं कुछ अपनी लेगेसी छोड़ूं, कोई अपनी दुनिया में इंसान के तौर पे पैदा हुआ तो अपनी छाप छोड़ूं। और उनको लगता है कि अगर मैं इंडिया में रहा तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा। और कितने सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल जाते हैं जो इंडिया का ब्रेन बाहर गया, उन्होंने अपनी रिसर्च की, उन्होंने इस तरह के रिजल्ट हासिल किए कि उनको नोबेल प्राइज़ मिले। तो हमारे यहाँ उस फैसिलिटी को क्यों नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, ये मुझे हमेशा से ही एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ लगी है। और मैं बहुत खुश हूँ कि क्योंकि इनकी बहुत अच्छी फॉलोइंग है और इन्होंने इस पर क्वेश्चन उठाया। और जैसे ही मैंने देखा तो मैंने सोचा कि मैं इस पर ज़रूर बात करूँगा, तो मैं इस पर बात करता हूँ आज। नमस्कार, मैं वर्ल्ड अफेयर हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एसेट इशू के बारे में जो भारत की सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकता है। Now, सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक कोड शेयर करना चाहता हूं। ये कोड यूएसए में काफी फेमस है। कोड ये है कि स्टार्विंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज लाइक ईटिंग द सीड कॉर्न। मान लीजिए आप खड़े हो, आपके सामने बहुत सारी उपजाऊ जमीन है और आपके हाथ में एक बीज है। बीज है कॉर्न का। अगर आप इसको बो दोगे तो आराम से कॉर्न की खेती यहाँ पे आप कर पाओगे। आप और आपका परिवार आराम से अपना पेट भर पाएगा। मगर आपको भूख ऐसी लगी है, ऐसी जबरदस्त भूख लगी है कि मजबूरी में आपको वो बीज ही खाना पड़े। इससे ज्यादा बड़ी ट्रेजेडी नहीं हो सकती। और यूएसए में इसलिए कहा जाता है स्टार्विंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज लाइक ईटिंग द सीड कॉर्न। ओके, क्यों नहीं हो सकती वो ट्रेजिडी, उससे ज़्यादा बड़ी ट्रेजिडी, वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि वो आखिरी बीज था आपके पास। हो सकता है वो बीज अब आपको कभी ना मिले और वो स्पीशीज़ ही मर जाए, और हो सकता है नई फूड, नया उस तरीके का पाने की अब कोई अपॉर्चुनिटी ना बचे। बेसिकली सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को एक ही बार में अंडे लेने के लिए मार देना, और फिर अब वो कभी भी नहीं आ पाएगा। और भारत में आप अगर देखो तो शायद हम लोग सीड कॉर्न ही खाने पे आ गए हैं। रिसेंटली नीति आयोग की स्टडी ने हमको ये बताया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चने वाले जो कंट्रीज हैं उनमें भारत का नाम आता है। अब यहाँ पर आप कहोगे ठीक। दुनिया में सबसे ज़्यादा कम? सोचो यार। और आई थिंक 0.65% इकोनॉमी का, 1% भी नहीं, 0.65%। इसराइल कितना खर्च कर रहा है? ऑलमोस्ट 5%। जर्मनी 3.25%, 3.13%। चाइना 2.14% कर रहा है यार। ठीक है, चलिए इस मामले में हमारी हालत थोड़ी सी खराब है, मगर कितनी खराब है मैं आपको ये बता दूं कि आज के समय इंडिया की जो टोटल जीडीपी है उसका लगभग 0.65%। ज्यादातर आप देखोगे 7% लिखते हैं, 0.7%। मगर इन रियलिटी 0.65% अपनी जीडीपी का खर्च रहा है भारत रिसर्च और डेवलपमेंट पे। इसके कंपैरिजन में आप अगर चाइना देखो, चाइना की पहली बात तो जीडीपी हमारे देश से कई गुना ज्यादा बड़ी। उसके बाद भी चाइना 2.14% खर्चता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। ये मैं आपको बता दूं एक बड़ा फैक्टर है कि चाइना इन द फ्यूचर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दुनिया को लीड करेगा। इंडिया काफी पीछे रह जाएगा। सिमिलरली बाकी देशों को आप अगर देखो, अगेन मैं यहाँ पे ब्राजील, कनाडा, मैक्सिको, इन कंट्रीज को देख ही नहीं रहा। ये रेस में नहीं है। इंडिया एक रेस। इंडिया 3 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, ठीक है, 3,000 बिलियन, ठीक है। उसका 1% लगा लो, 30 बिलियन। और उसका 0.65 कितना हो गया 30 बिलियन का? 18 बिलियन, ऑलमोस्ट 18 बिलियन इंडिया खर्च कर रहा है। अब चाइना का देखते हैं, ऑलमोस्ट 19 ट्रिलियन की इकॉनमी है। 19 ट्रिलियन में से आप लगा लो 2% वो खर्च, 2.14% वो खर्च कर रहे हैं। दो भी अगर आप लगा के चलो तो 19 ट्रिलियन मतलब 19,000। 19,000 का 5% बनता है 1 ट्रिलियन, ठीक है। सो
1 ट्रिलियन, और उसका आधा यानी कि $500 बिलियन। 400 से $500 बिलियन वो खर्च कर रहे हैं, हम कर रहे हैं $18 बिलियन। एक बंदा 18 पे खड़ा है, एक बंदा 500 पे खड़ा है। इतना तो हमारी इकोनॉमीज का साइज का भी डिफरेंस नहीं है भाई। छः 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 एक गुना का डिफरेंस है। रिसर्च में पैसा खर्च करने में कितने ज़्यादा गुना का डिफरेंस है। इसमें है जहां पर एशिया में तो एटलीस्ट हम बोल सकते हैं एक मेजर सुपर पावर। फिर यहाँ पे आप देखोगे जर्मनी की इकोनॉमी इंडिया से बड़ी है, मगर तब भी उसके बावजूद ये 3.13%। 3.13% अपनी जीडीपी का खर्च देते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। इसराइल का आप अगर वैसे देखो परसेंटेज काफी हाई मिलेगी, 5% के आसपास, मगर इसराइल की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा कम है, तो इनका 5% भी इंडिया के 0.7% से काफी कम आपको मिलेगा। मगर फिर भी इससे आपको पता लगेगा कि इसराइल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितनी कितना प्रायोरिटी सीरियसली देता ले है। रहा है उसको। जापान आप अगर देखो, इंडिया से जरा बड़ी इकोनॉमी, तब भी जरा खर्चता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो ये जो हमारे सामने बहुत सारी बिल्डिंग्स खड़ी और हमारी बिल्डिंग काफी छोटी सी आपको दिखेगी, ये एक वरिंग फैक्ट है और इंडिया को ये चेंज करना होगा। मैं अभी भी कहूंगा कि इसमें अगर एक ड्रामेटिक चेंज हम अभी ला दे, तो आज से 30 साल बाद जो आबादी होगी भारत की, वो थैंक करेगा हम लोगों को कि हमने सही टाइम पर अपनी बाकी चीजों पर इतना पैसा नहीं खर्चा, मगर इंश्योर किया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रॉपर फंडिंग मिले। अब यहाँ पर आप कहोगे अच्छा चलो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फंडिंग अगर कर भी दी तो इससे होगा क्या? होगा देखो ये कि इंडिया का टैलेंट इंडिया में ही रहेगा और हम लोग वेरियस टेक्नोलॉजीज में ज्यादा तरक्की कर पाएंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो ब्रेन ड्रेन होता है, हमारे जो यंग साइंटिस्ट हैं ये भागते हैं यूरोप में, यूएस में। इसका मेजर रीजन यही है कि रिसर्च में एग्जैक्टली। फंडिंग वगैरह बहुत कम है। कई बार मैंने देखा है। देखो, यही एग्जैक्टली यही बात मैं भी सोच रहा था कि यार यहाँ से वो लोग जिनका शौक है वो भाग जाते हैं, वो पलायन कर जाते हैं बेसिकली इस वजह से सिर्फ। और सिर्फ ये नहीं, क्या होगा आप ये देखो, रिसर्च उससे जो अब तक हम अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा। नहीं करेंगे तो हम ये होगा, इंजन, हवाई जहाज, गाड़ियाँ, कंप्यूटर, माइक्रोचिप, सिलिकॉन से बनने वाले जो ये जो होते हैं चिप्स होते हैं। ये तो कुछ मैंने एग्जांपल दिया आपको कि टेक्नोलॉजी, इन सब का ये सब आए कैसे एग्जिस्टेंस में। सोचो, किसी ना किसी ने कोई कोई कंटिन्यूस रिसर्च की थी, पढ़ाई की थी, कुछ प्रयोग किए थे, उन प्रयोगों से कुछ निकल के आया था। ओरिजिनल सोच आती है R&D से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। ओरिजिनल कॉन्सेप्ट आते हैं, ओरिजिनल चीज़ें निकल के आती हैं। किसी भी फ्री माइंड वाली सोसाइटी में ना, जहाँ माइंड को फ्रीली ग्रो करने की का एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, उस चीज़ की सबसे बड़ी निशानी ही ये है कि वो लोग कितनी रिसर्च कर रहे हैं, कितनी नई चीज़ों के साथ, कितनी नई इन्वेंशंस के साथ आ रहे हैं। कि जो यंग इंडियन साइंटिस्ट हैं ये मोदी जी को कह चुके हैं कि आप प्लीज ऐसे स्टेप लीजिए ताकि इंडिया का ब्रेन ड्रेन रुके। जो रिसर्च फंडिंग है इसको आप बूस्ट करिए। मगर मैं यहाँ पर ये भी समझ सकता हूँ, सरकार की भी अपनी मजबूरियां होंगी। हमारे देश में बहुत सारे इश्यूज हैं, डिफेंस पे खर्चना होता है, वेरियस हमारी सब्सिडीज होती है, प्राइमरी एजुकेशन पे हमको खर्चना होता है। तो पैसा अलग से निकालना, एक ऐसी चीज में निवेश करना जिसका रिजल्ट आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आज आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर डाले तो इसका रिजल्ट आराम से दिखेगा 6-7 साल बाद। अब रिजल्ट इसका होता है डिलेड, टोटली अग्रीड, बट इसका रिजल्ट होता है मल्टी लेवल। अगर आप जो इसका जो रिजल्ट होता है ना, वो मल्टीपल टाइम्स होता है। अगर आपने 1 बिलियन लगाया तो जो आपको रिजल्ट अगर इसका पॉजिटिव आया तो 10, 20, 50 बिलियन डॉलर भी आ सकता है। क्योंकि ये है ही ऐसी चीज़, एक टेक्नोलॉजी निकलेगी, उससे कितनी तरह की कंपनियां बनेंगी, उससे कितने लोगों को जॉब्स मिलेंगी। एक सिंपल सी टेक्नोलॉजी, एक सिंगुलर टेक्नोलॉजी ये कर सकती है। तो आई मीन, हाँ, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, लेकिन सेक्रीफाइस कर, ये तो नियम ही है ना जीवन का। कुछ पाने के लिए सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है। और दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, हमारे देश में पैसा बहुत बर्बाद भी होता है, इसमें कोई शक भी नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फुटपाथ बनता है जिसको लाइक जिस पे रोड के साइड में चलने के लिए, मैं अक्सर देखता हूँ हर 2-3 साल में पुराना वाला तोड़ के नया बना देते हैं, उस पर नए पत्थर लगाते हैं, उसको ऊंचा बनाते हैं फालतू में। अगर आप कभी भी किसी इंडिया से बाहर किसी कंट्री में गए, स्पेशली वेस्ट में, यूएसए में या कनाडा में, आपको दिखेगा जो फुटपाथ होता है, कर्ब कहते हैं उसको वहाँ पे,
सिंपल 2 साइड में लकड़ियाँ लगाते हैं और 6-7 इंच ऊंचा कंक्रीट भर के बस प्लेन कर देते हैं। उसकी लॉन्जेविटी हमारे वाले जो बनते हैं उससे ज़्यादा होती है, और उसको वो मुझे लगता है कि नहीं नहीं तो कम से कम टाइम बनाने में फास्ट तो होएगा ही, क्योंकि आपने करना क्या है, आपने साइड में फट्टे लगाने हैं, बीच में कंक्रीट पोर कर देना, वो जम जाएगा अपने आप ही। सुबह स्टार्ट करोगे शाम को बन के तैयार होगा। उसकी लॉन्जेविटी जो हम बनाते हैं उससे डेकेड्स में ज़्यादा होगी, और उसकी कॉस्ट जो हम बनाते हैं उससे टेंस ऑफ फ्रैक्शंस में कम होगी। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि सिंपल कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। तो इस तरह से हम बहुत पैसे ऑलरेडी बर्बाद करते हैं अपनी कंट्री में। ऐसी बात नहीं है कि हमारी कंट्री पैसे बर्बाद नहीं करती, और नेताओं के और सरकारी लोगों के जितने अल्ले तलल्ले हैं उनमें भी बहुत पैसा बर्बाद होता है। इतनी दूर की कौन सोचता है? चाइना के लोग इसलिए इंडिया को कॉपी करते हैं कि ये लोग ज्यादा आगे की नहीं सोचते, इनकी प्लानिंग होती है 3 4 4 साल की, चलो ठीक है। और इसका रीजन भी है, सरकार आती है, इलेक्शन जीत के आती है, वो कहती है ठीक है हमारा एक टेन्योर है, अभी के लिए इतनी प्लानिंग करो। हमारे यहाँ कई दशकों की प्लानिंग होती नहीं है। बात सिर्फ नीति आयोग की रिपोर्ट नहीं कह रही, यूनेस्को भी काफी बार कह चुका है। यूनेस्को की 2021 में रिपोर्ट आई थी, इन लोगों ने भी कहा था कि इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है इन रिसर्च। वैसे चाइना तो ना ही बोलो यार, तुम हमें रिसर्च और डेवलपमेंट पे ज्ञान दे रहे हो। तुम अपना देखो, तुमने कम्युनिज्म अपनाया हुआ है और तुमने वन पार्टी सिस्टम की तुम जिंदगी जी रहे हो। ठीक है, तुम्हारा शुरू में तुम्हारी ग्रोथ हो जाएगी, बट जो अभी से जो चीज़ें नज़र आने लग गई हैं, फ्यूचर में क्या होगा वो जाके देखो। चाइना से मैं भी नहीं कह रहा कोई सुने। ये अनसेटिस्फैक्टरी है। इन लोगों ने यहाँ पर हाँ, पर ये हम कहा की है अच्छी कि चीज़ों से सीख सकते हैं, 2014 से नो डाउट। इंडिया की जो रिसर्च इंटेंसिटी है ये गिरनी स्टार्ट हो गई। यहाँ पर आप कहोगे मगर ये साल यहाँ पर क्यों मेंशन कर रखा है? रीजन ये है कि 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त इंडिया ने टारगेट रखा था कि जी 2% जो हमारी टोटल जीडीपी है ना, उसका 2% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम खर्चेंगे 2007 तक। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी इस पे जरा फोकस नहीं किया, मोदी जी आए उन्होंने भी नई पॉलिसी बना दी, उसमें जो ये 2% वाली बात थी घुमा दी। और आज के समय सरकार पे कोई एक टारगेट नहीं है कि एटलीस्ट 1.5% 2% क्या। ये भी एक सोचने वाली बात है। अगर कोई प्रॉब्लम 2014 से शुरू हुई है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट 2014 स्टार्ट होती है, हम उसे नकार नहीं सकते, चाहे आप बीजेपी के सपोर्टर हो चाहे आप बीजेपी के अगेंस्ट हो। अगर कोई प्रॉब्लम 2014 से शुरू हुई है तो हमें उसे एड्रेस करने की ज़रूरत है। उसे क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर वो सरकार के अगेंस्ट जा रही है, पॉजिटिव जा रही है। सरकार एक सर्विस प्रोवाइडर है, हमें उनसे बेस्ट सर्विस की उम्मीद रखनी चाहिए, सिंपल एज दैट। कोई आइडियोलॉजी, कोई यू नो चीज़ें सही होनी चाहिए, न्यायिक होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, सिंपल। के आसपास इतना पैसा तो जीडीपी का हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चेंगे ताकि हमारा देश ट्रूली आत्मनिर्भर बन पाए इवन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम फाइनली जीईआरडी पर फोकस करें। जीईआरडी क्या होता है? ये है ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 2015 में यूएसए के नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एक रिसर्च करी। इन्होंने यहाँ पर यह पाया कि इंडियन साइंटिस्ट और इंजीनियर जो यूएसए में आ रहे हैं, ये 2003 से लेकर अब तक पिछले एक्चुअली 10 साल का इन्होंने कैलकुलेट किया था, तो पिछले 10 सालों में 85% एक जंप देखा गया है। बहुत से इंजीनियर साइंटिस्ट भाग कर आते हैं इंडिया से यूएस। 85% का जंप समझ रहे हो? पहले अगर 100 जाते थे तो अब 185, यानी कि डबल हो गए साइंटिस्ट कंट्री को छोड़ना। ऑब्वियसली यहाँ पर आप कह सकते हैं इसके पीछे बड़ा रीजन ये है कि एक अच्छी लाइफस्टाइल, ज़्यादा पैसा मिलता है, मगर साथ ही साथ कई लोगों का पैशन होता है साइंस इंजीनियरिंग, वो देश के लिए कुछ करना भी चाहते हैं, मगर जब देश। देखो सिंपल बात समझो यार, जो बंदा साइंटिस्ट बन के अपनी पूरी ज़िंदगी एक लैब में गुजारने के लिए तैयार है ना, बहुत ही मीगर पैसों के अगेंस्ट, उसके सिर्फ दो दो रीजंस हो सकते हैं। 19th सेंचुरी में, यानी कि 1800s में जो लोग ऐसा करते थे ना, उनकी सोच ये होती थी, अमेरिका में स्पेशली, उन लोगों ने कोई फॉर्मल एजुकेशन ना भी ली हो तो वो अपने घर के गैराज में बैठ के कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके कुछ बनाते रहते थे। वो सोचते थे मैं इन्वेंट कर दूंगा कुछ, और फिर मैं उस चीज़ के पेटेंट को बेच के मिलियनियर बन जाऊंगा, या फिर लाइक आई विल बी रिच। ये उनका गोल होता था। जो दूसरा गोल होता है इस तरीके की चीज़ों का, जो रिसर्च करते हैं, साइंस में काम करते हैं, उन लोगों का, कि हमें इमॉर्टल होना है, वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा गोल होता है कि हमारा, अगर मैं ये इन्वेंट करता हूँ तो मेरा नाम आ जाएगा हिस्ट्री में। इस बात को समझो। पैसे या लाइफस्टाइल इससे बड़े ऊपर की चीज़ है ये। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स जो होती है ना, अपनी सेल्फ रियलाइजेशन करना, बहुत ही हायर लेवल की नीड में आता है। ये उससे डराइव होती है ये चीज़, और वो उस चीज़ के लिए अगर बंदे को कंट्री छोड़ के भी जाना पड़े वो चला जाएगा, अगर वो चीज़ उसकी पूरी नहीं हो रही इधर तो। क्योंकि वो सोचेगा यार मैं इस चीज़ के साथ पैदा हुआ हूँ, मेरा पैशन है इसमें,
मैं इसे करना चाहता हूँ, मैं बाहर क्यों ना चला जाऊँ? समझ रहे हैं आप बात? में फंडिंग ही नहीं होगी, कई प्रोजेक्ट्स आगे ही नहीं बढ़ेंगे, तो उनके पैशन का क्या होगा? और मेरे हिसाब से या इम्पोर्टेंट ये है एग्जैक्टली। कि आप सब लोग भी इस टॉपिक के बारे में बातचीत करें सोशल मीडिया पे और जगह, क्योंकि योर वॉइस मैटर्स। अरे सर बिल्कुल, इसीलिए मैंने जब ही इस वीडियो को देखा मैंने कहा यार ये है बात करने वाली, इस पे कोई बात ही नहीं। मैंने आज लिटरली पहली बार देखा है पूरे यूट्यूब पे कि कोई पहली बार बात कर रहा है कि इंडिया में R&D क्यों नहीं होती। बॉलीवुड को हम गालियाँ देते हैं, इसीलिए तो देते हैं कि भाई कुछ नया बना ले भाई, थोड़ी मेहनत कर ले, कुछ क्रिएटिविटी दिखा ले। अगर आप ये क्वेश्चन रेस करोगे कि भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना जरा क्यों कम खर्च रहा है, तो इवेंचुअली हो सकता है मैं कहूंगा कुछ सालों बाद हम 1% के आसपास तो पहुंचे, क्योंकि अभी इस वक्त जो स्थिति है इट इज रियली रियली बैड। 0.65% से कहीं नहीं जाने वाला हमारा देश। इतना कम निवेश कर रहे हैं हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कि ना ही करे बेहतर है। ये ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक टोकन खर्चा हो रहा है बस। एंड फाइनली इस वीडियो में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, आप सब लोग क्वेश्चन का आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग आंसर ही नहीं दे रहे, पर फिर भी क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वेस्ट अफ्रीकन कंट्री हैज़ रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ डेडली मारबर्ग वायरस? नहीं पता, मैं अपडेटेड नहीं हूँ। मारबर्ग वायरस इज डैश व्हाट यू नीड टू नो। ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम इन कंट्रीज हिस्ट्री द मारबर्ग वायरस। ओके ठीक है, नहीं है उसके अंदर क्या कहते हैं कोई 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 लॉजिक। ओके, वेस्ट अफ्रीकन पूछा है इन्होंने। देखो पता क्या होता है, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है, आपको कुछ नहीं पता, जैसे मुझे इस क्वेश्चन के बारे में जीरो नॉलेज है, ठीक है, बट फिर भी आप जीरो डाउन लाइक जूम इन कर सकते हो आंसर की तरफ, चाहे सही, जिसमें कि जूम इन मैक्सिमम करने के बाद आप सही ऑप्शन का तुक्का लगा लो। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने पूछा है विच वेस्ट अफ्रीकन कंट्री। अब साउथ अफ्रीका वेस्ट अफ्रीका में नहीं है, नाइजीरिया वेस्ट अफ्रीका में है, घाना वेस्ट अफ्रीका में है, गैम्बिया मैं श्योर नहीं हूँ कि वेस्ट, आई थिंक गैम्बिया भी वेस्ट अफ्रीका में। तो ए तो हो गया ना। तो जहाँ आपकी क्वेश्चन का आंसर सही होने के चांसेस 1/4 थे, अब वो 1/3 हो गए हैं। ओके, मुझे आंसर नहीं पता इसलिए इसका सिलेक्शन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बट जो मैं टेक्निक आपसे शेयर करना चाहता था वो मैं करता हूँ। और मुझे लगता है वीडियो यहाँ ख़त्म हो गई, बट ट्राई करते हैं आगे कुछ है कि नहीं। लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वो कौन सा वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसने रिपोर्ट किया है पहला आउटब्रेक ऑफ डेडली मारबर्ग वायरस। बड़ा न्यूज में आज के समय के मारबर्ग वायरस ये अफ्रीकी देश में आ चुका है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, घाना या फिर गाम्बिया। और हाँ, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अनअकैडमी की अभी जो ओके, तो वीडियो ख़त्म हो चुकी है। इसी चीज़ पे मैं बात करना चाहता था। उम्मीद है आप लोगों का ध्यान इस तरफ लाने में मैंने एक कुछ दिन के भर की भी कुछ मेहनत की होगी या कामयाबी मिली होगी। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए थैंक यू।